Namaste and welcome to this channel of Oracle IES. My name is Pawan and today we are going to see a very unusual topic. The Vedic method to study better and how it can help in your preparation of UPSC. Now before that, let us discuss something about structured study. Okay, you must have seen बहुत सारे लोगों ने आपको बोला होगा कि यार स्टडी करते हो तो एटलीस्ट डू इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर. जो आपके ओल्डर प्लेयर्स होते हैं या जो गाइड्स होते हैं उन्होंने आपको दे मस्ट हैव सेड लाइक दिस. सो देयर इज अ रीजन फॉर दैट. But before that, let us discuss why people, even us, when we are studying, when we are preparing, we used to prefer notes, okay, over books. So there is a reason people prefer books or people prefer notes over books, and that is notes are probably easier to read, easier to understand, easier to remember, and notes are always in a structured format. And in recent years, I'm saying like 20 years, okay, 15 to 20 years, things have changed a lot in UPSC preparation. For example, many books have come which are actually in the form of notes. अगर आप लक्ष्मीकांत को खोल करके देखेंगे, it's a very popular book, widely popular book. The reason it is very popular is it is in the form of notes. Okay, it has some structured content. आप देखेंगे कि उसमें हर एक सेक्शन, हर एक चैप्टर में दे विल हैव डेफिनेट सेक्शंस, तो आपको पता चल रहा है कि आप एक्चुअली पढ़ क्या रहे हो, और लास्ट में एक कंक्लूजन आपको मिल जाता है. कुछ बेनिफिट्स होते हैं स्ट्रक्चर्ड स्टडी के. इट इज ईजियर टू रिमेंबर फॉर वन थिंग. सेकेंडली, देयर इज अ क्लियर एक्सपोजिशन ऑफ थिंग. अगर आप किसी को समझाना चाहो तो स्ट्रक्चर्ड मेथड से, स्ट्रक्चर्ड मैनर में समझाना थोड़ा इजी होता है, रादर देन कि आप अनस्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ से पैराग्राफ बोलते चले जाओ. अगर आप बीच में हेडिंग्स डाल दोगे और स्ट्रक्चर में लिखोगे, स्ट्रक्चर में बताओगे, इट इज ईजियर टू टेल और ईजियर टू राइट. थर्डली, इट इज ईजियर टू रिप्रोड्यूस. लक्ष्मीकांत की पॉपुलैरिटी के पीछे या नोट्स की पॉपुलैरिटी के पीछे एक रीजन ये भी है कि उसको रिप्रोड्यूस करना थोड़ा इजी है, क्योंकि उसको रिमेंबर करना इजी है. तो एग्जाम में आपको क्या करना है, जो आपकी नॉलेज है उसको रिप्रोड्यूस करना है, उसका एप्लीकेशन दिखाना है. और स्ट्रक्चर्ड स्टडी करोगे तो वो इजी होगा, वरना थोड़ा मुश्किल होगा. एग्जाम्पल ले लो, प्रेसिडेंट की पावर्स, बहुत सारी पावर्स होती होंगी उसकी, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एटसेट्रा एटसेट्रा, एग्जीक्यूटिव, आर्मी के ऊपर ये वो, डिप्लोमेटिक पावर्स. आपने एक अगर पैराग्राफ या दो पैराग्राफ उसमें पढ़ लिए, प्रोबेबली आपको कुछ चीजें याद रहेंगी या नहीं रहेंगी. एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपने देख लिया कि उसकी एक लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, कौन कौन सी हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन कौन सी हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स कौन कौन सी हैं, उसकी जुडिशियल पावर्स कौन कौन सी हैं, और अगर कोई और पावर्स हैं तो वो भी आपने पढ़ ली. उसके अंदर आर्टिकल्स देख लिए, उसके बाद में उसका एप्लीकेशन देख लिया, उससे रिलेटेड केस लॉज देख लिए. तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी है, और आपको इसकी संभावना ज्यादा है, द प्रोबेबिलिटी इज यू विल रिमेंबर इट ओवर कि आपने कुछ ऐसे ही एक एडिटोरियल पढ़ लिया उसके बारे में, जैसे एडिटोरियल होता है ना पूरा पैराग्राफ फॉर्मेट में, वैसे पढ़ लिया तो शायद आपको याद नहीं रहेगा. एंड विद दिस स्ट्रक्चर्ड स्टडी की इंपॉर्टेंस जब हमने देख ली, तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी मीमांसा फिलॉसफी की. अगर आपने यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू कर दी है या नहीं भी की हो, प्रोबेबली इफ यू हैव रेड योर एनसीईआरटीज या थोड़ी बहुत हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट हो, तो आपने इस फिलॉसफी का नाम जरूर सुना होगा, मीमांसा फिलॉसफी. एंड व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस फिलॉसफी? बिकॉज द मेथड वी आर गोइंग टू डिस्कस comes from this Mimamsa philosophy. Okay, so around 2600 years ago, एक ऋषि हुए, he is called जैमिनी. तो महर्षि जैमिनी ने he gave us a method, और उन्होंने एक स्कूल चालू किया. It was one of the 6 schools of traditional schools of Hindu philosophy. That school was called पूर्व मीमांसा, और उसका जो पूरा फोकस था वो था कि उस समय की जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स, और मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज के लिए आज भी जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो है वेद. तो उन वेदों का जो उसमें लिखा हुआ है, इट इज नॉट लौकिक संस्कृत, इट इज वैदिक संस्कृत. तो उनका करेक्ट मीनिंग कैसे निकाला जाए, वेद आपको क्या करने के लिए कह रहे हैं, ये हमको कैसे पता चलेगा. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई इसके करेक्ट मीनिंग के लिए हमने एक मेथड निकाला. इस मेथड को हम बोलते हैं मीमांसा. मीमांसा का मतलब होता है हिंदी में, साधारण भाषा में अगर कहें एनालिसिस, हिंदी में कहें तो विश्लेषण. ठीक है, इंग्लिश में एनालिसिस, हिंदी में विश्लेषण, ऐसे आप इसको समझ सकते हो. तो बेसिकली इट इज एनालिसिस ऑफ वेदास. नाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
मीमांसा के बाकी स्कूल्स ऑफ फिलोसफी से बहुत सारे डिबेट्स हुए, मीमांसा के अंदर भी बहुत सारे डिबेट्स हुए, एंड अ ट्रेडिशन ऑफ शास्त्रार्थ डिबेट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये शास्त्रार्थ का जो लिटरेचर था बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, बाय द वे ऑल दिस शास्त्रार्थ वॉज ओरल, मौखिक रूप से होता था, कोई बुक्स लेकर के नहीं उसमें डिबेट करने के लिए बैठता था। जो स्कॉलर्स होते थे बैठते थे और मौखिक रूप से जो उनको मेमोराइज्ड होता था वो उसको बताते थे। नाउ हाउ इज इट पॉसिबल फॉर स्कॉलर्स टू मेमोराइज सच अ लार्ज बॉडी ऑफ लिटरेचर? और उसके लिए उन्होंने डिवाइस किए कुछ तरीके, उन तरीकों को बोलते हैं सूत्र। सूत्र को फॉर्मूला इंग्लिश में आप बोल सकते हो। तो वो जो सूत्र या फॉर्मूले थे उनके बेसिस पे उन्होंने आपस में डिबेट करना शुरू किया। और इस डिबेट में होता क्या था, दे यूज्ड टू एनालाइज, दे यूज्ड टू क्रिटिसाइज वर्क्स ऑफ अदर स्कॉलर्स, दे यूज्ड टू डिस्कस द वर्क्स, डिस्क्राइब एटसेट्रा। और आप देखोगे अपनी यूपीएससी के मेंस का पेपर निकाल के देखो, आपसे यही तो पूछा जाता है कि आप एनालाइज करो, क्रिटिसाइज करो, डिस्कस करो, क्रिटिकली एनालाइज करो, डिस्क्राइब करो, एक्स वाई जेड एटसेट्रा एटसेट्रा, यही सारी चीजें उसमें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो जो मेथड उनके लिए उपयोगी था, उनके लिए इंपॉर्टेंट था, शास्त्रार्थ का वही मेथड आपको आपकी यूपीएससी स्टडीज में काम आ सकता है। आपके जो यूपीएससी की आंसर राइटिंग है वहां पर भी आपको मेथड स्ट्रक्चर्ड वे में लिखने के लिए, सोचने के लिए हेल्प कर। तो क्या तरीका था, उसको उन्होंने एक श्लोक में लिख लिया। श्लोक में इसलिए ताकि उसको इजीली रिमेंबर कर सके, ठीक है, इजीली उसको याद कर सके। तो जो टेक्निक थी वो उन्होंने यहाँ पे लिखी है। मैं एक बार श्लोक पढ़ देता हूँ और उसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट है, इसका जो सार है वो मैं आपको बताऊंगा। तो श्लोक में लिखा हुआ है, विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस्तोत्तरः निर्णयश्चेति पंचांगम शास्त्रे अधिकरणम स्मृतम। तो बेसिकली इसका जो मीनिंग है, ये जो 5 चीजें मैंने यहाँ पे बोल्ड कर रखी हैं, सबसे पहले विषय, फिर है विषय, ये दोनों में अंतर है। इसको आप संशय भी कह सकते हैं, एक ही इसका अर्थ है, विषय संशय, जो तालव्य विषय है। देन पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, यहाँ उत्तर लिखा हुआ है संधि में, ये उसकी संधि हो गई है। देन निर्णय। तो ये 5 चीजें पंचांग जिसमें होंगे शास्त्र में, उसको हम कहते हैं अधिकरण, अधिकरण या चैप्टर। तो एक टॉपिक की एनालिसिस के लिए ये 5 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो हर चैप्टर में होनी चाहिए। ठीक है, तो उनकी जो बुक्स वो लिखते थे उसमें हर चैप्टर में इस तरह से 5 चीजें लिखते थे। ये 5 चीजें है क्या, इनका मीनिंग क्या है, वो जानते हैं। नंबर 1, द फर्स्ट वन इज विषय और स्कोप। ओके, विषय माने होता है सब्जेक्ट। तो आपके पास जो भी विषय है, जो भी टॉपिक है, उसको आपको सबसे पहले समझना है। ठीक है, दैट इज यू डिफाइन द स्कोप ऑफ योर स्टडी, उस टॉपिक में आप पढ़ना क्या चाहते हो। सेकेंड थिंग इज संशय। संशय का साधारण हिंदी में अर्थ होता है संदेह, समस्या, डाउट्स। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे तो डाउट्स। तो किसी भी टॉपिक पे जब आप शुरुआत में पढ़ोगे, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस, वो आप वहां पे लिख लो। देन पूर्व पक्ष। अब चूंकि वो शास्त्रार्थ कर रहे थे तो उनके जो अपोनेंट्स होते थे, दूसरी पार्टी के लोग, उन्होंने अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स रखे होते थे किसी एक बात पे, तो वो उसको कहते थे पूर्व पक्ष। ये पहले ही उन्होंने बोल दिया है। और अब हम क्या करेंगे, उत्तर पक्ष। हम उस आर्ग्यूमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे और अपना आर्ग्यूमेंट जो है वो वहां पे देंगे। एंड लास्टली द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पार्ट इज निर्णय, यानी कंक्लूजन। उस पूरे टॉपिक पे इतने सारे डिस्कशन का लास्ट में कंक्लूजन क्या हुआ। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि इस मेथड को यूपीएससी में, ये जो मीमांसा ने मेथड डेवलप किया है, इसको यूपीएससी में हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड स्टडी हमें किस तरीके से हम उसकी तरफ जा सकते हैं, हमको ये मेथड कैसे स्ट्रक्चर्ड स्टडी में हेल्प कर सकता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप किसी एडिटोरियल से नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, अब एडिटोरियल जनरली पैराग्राफ फॉर्मेट्स में होते हैं और आपने उसमें से नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स
ऐसे होने चाहिए जो रीडेबल हो और इजीली आप उसको रिमेंबर कर सके। पूरा एडिटोरियल तो कोई याद कर नहीं सकता, तो आप एनालाइज कैसे करोगे, आप उस एडिटोरियल को किस तरीके से नोट्स बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, और ज़रूरी नहीं एडिटोरियल ही हो सकता है किसी मैगजीन में आर्टिकल हो। फॉर एग्जाम्पल, आप योजना पढ़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आर्टिकल्स आते हैं अच्छे अच्छे किसी एक टॉपिक पे। तो सबसे पहले यू डिफाइन द स्कोप ऑफ योर स्टडी, ओके, एंड हाउ इज इट। द फर्स्ट सेक्शन जिसमें आपको नोट्स बनाना है, उसमें आपको लिखना है फॉर एग्जाम्पल जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, और इसी तरह की बेसिक बातें जो उसके संबंध में आपको जाननी चाहिए। द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज बेसिक क्वेश्चंस ऑन दैट टॉपिक। What exactly is being taught, who has said this, okay, where, when, what, how, इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पे लिखोगे। इनको 5H के नाम से भी शॉर्ट में, ये सूत्र है, अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ फॉर्मूला, तो 5H के नाम से हम इनको जानते हैं। देन जनरली एडिटोरियल्स आर रिटन बाय, अगर आप द हिंदू पढ़ोगे या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ोगे, जनरली एस्पिरेंट्स प्रेफर दीज टू न्यूज़पेपर्स, तो जितने भी एडिटोरियल्स होते हैं वो किसी न किसी एक पक्ष द्वारा लिखे जाते हैं। ही कैन बी अ लेफ्टिस्ट, ही कैन बी अ राइट विंग पर्सन। तो उसमें उन्होंने दूसरे साइड को क्रिटिसाइज भी किया होगा कि दूसरी साइड ये बोलती है और हम उसके जो पॉइंट्स हैं उसको यहाँ पे दे रहे हैं, एंड देन हमारी साइड क्या कहती है वो ये है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज भी आप यहाँ पे नोट करना, दूसरी साइड को पहले रखा गया है और अपनी साइड को बाद में रखा गया है। जो हम बोलेंगे वो हम बाद में बोलेंगे, पहले आपने जो दूसरे के एक्सपोजिशन है उसको आपने यहाँ पे रख दिया। तो द अदर साइड ऑफ डिबेट यू पुट लेटर ऑन, एंड लास्टली यू परहैप्स गिव अ कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में क्या होगा, जो आपने उत्तर पक्ष बताया होगा, आर्ग्यूमेंट्स दिए होंगे, उससे जो कंक्लूजन निकलेगा वही आप रखोगे। यूपीएससी में कई बार ऐसा होता है कि कंक्लूजन, बिकॉज यू हैव टू लुक बैलेंस्ड, तो आप पूर्व पक्ष के भी कुछ पॉइंट्स इंक्लूड कर लेते हो, कुछ उत्तर पक्ष के लिख देते हो, एक बैलेंस्ड कंक्लूजन आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप इस तरीके से लिखोगे, प्रोबेबली यू विल बी एबल टू रिमेंबर व्हाट यू हैव स्टडीड, नहीं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक नोट्स ऑफ एडिटोरियल। सिमिलरली इन आंसर राइटिंग, अब यहाँ पे आप देखोगे मैंने दो चीजों को ना बोल्ड में किया हुआ है, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। अब इसको बोल्ड में करने के पीछे एक कारण है जो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो बेसिकली एवरी क्वेश्चन यू बेसिकली ब्रेक इट डाउन बिफोर यू आंसर। हम आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो आंसर राइटिंग में हमारे तीन इंपॉर्टेंट पोर्शंस होते हैं। द फर्स्ट पोर्शन इज इंट्रोडक्शन, ठीक है, और इंट्रोडक्शन में जो अभी हम बात कर रहे थे ना, विषय और संशय, जब भी आप आंसर्स लिख रहे होंगे तो यू समटाइम्स डिफाइन थिंग्स एंड देन जो उसके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई एटसेट्रा, वो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में डालते हैं, स्पेशली इन 250 वर्ड्स। 125 में, सॉरी 150 वर्ड्स में कई बार टाइम नहीं होता है लिखने का, बट 250 वर्ड्स ये सफिशिएंट टाइम होता है, सफिशिएंट स्कोप होता है। देन पूर्व एंड उत्तर पक्ष, दिस इज बेसिकली योर एनालिसिस पार्ट, दैट इज व्हाई आई हैड अंडरलाइंड इट देयर, ओके। तो एनालिसिस पार्ट पे आप क्या करते हो, अलग से इसके लिए एक वीडियो बनेगा, बट मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि बेसिकली यहां पे हो क्या रहा है। एग्जाम्पल स्पेल्ट, अब मैं इसको स्पेल्ट की तरह से याद करता हूं, कोई इसको दूसरी तरह से याद कर सकता है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर स्कीम हो, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉलिसी हो, कोई भी एक पर्टिकुलर डिसीजन हो गवर्नमेंट का, जनरली देयर विल बी टू साइड्स ऑफ दैट, ओके। कुछ लोग बोलेंगे अच्छा है, कुछ लोग बोलेंगे बुरा है, और उनके जो अच्छा और बुरा बोलने के कारण होंगे वो अलग अलग होंगे। तो वो कारण जनरली आप देखेंगे, कुछ सोशल रीजंस होंगे एस, कुछ पॉलिटिकल रीजंस होंगे पी, कुछ इकोनॉमिक रीजंस होंगे ई, कुछ लीगल रीजंस हो सकते हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, कुछ ई से एजुकेशनल रीजंस हो सकते हैं। अलग अलग कारणों से एक पर्टिकुलर चीज को आप सपोर्ट करते हो या अपोज करते हो, तो ये आपका कहाँ आएगा, ये आपका एनालिसिस पार्ट में आएगा। इनमें से कुछ चीजें उसके शायद पक्ष में जाएंगी, उसके सपोर्ट में जाएंगी, और कुछ चीजें उसके अपोजिशन में जाएंगी। तो व्हेन यू टेक एनीथिंग यू एनालाइज इट इन दिस वे। और ई से ही आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जुड़ गई है, वो है एनवायरनमेंट।
So let us say you are talking about dams, ठीक है, कि हम बड़े डैम्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, तो आप उसका सोशल इम्पैक्ट देखोगे कि भाई पीपल हैव टू शिफ्ट, वो अच्छी बात है बुरी बात है, उनको नई जॉब्स मिलेंगी नहीं मिलेंगी क्या होगा। देन उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट कि क्या डैम्स से वहाँ के लोगों को खुश आप रख पा रहे हो, बाकी लोग भी खुश होंगे या नहीं होंगे, इज इट पॉलिटिकली सस्टेनेबल और नॉट। देन देर इज एन इकोनॉमिक रीजन कि डैम से कुछ इकोनॉमिक फायदे बेनिफिट हो सकते हैं, हो सकता है कुछ इकोनॉमिक नुकसान भी हो, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड खत्म हो जाएगी। कुछ इन्वायरमेंटल रीजंस वहाँ हो सकते हैं कि डैम्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। फ्लड कंट्रोल हो सकता है, अच्छी बात है, हो सकता है बुरी बात है कि भाई डैम्स की वजह से इन्वायरमेंट को नुकसान भी हो रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स यू टेक एंड देन आपके पास में एक बैलेंस्ड कंक्लूजन, एक निर्णय लास्ट में आ जाएगा। I hope you like this video. Thank you for watching, and I'll keep coming with more such videos in coming days. Bye bye.